चाणक्य ने लिखा है कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिसमें स्वार्थ निहित ना हो। ये कड़वा सच है। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। We are here to celebrate something even more special. As the two honorable prime ministers do the lap of honor. What's special? It's 75 years of friendship through cricket. The plethora of characters that both sides bring to the cricket field make it a fascinating mix for players and is always enjoyable to watch for a cricket lover. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहले दिन पहली पारी में 4 विकेट पर 255 रन बना लिए। इस मैच में कौन विजेता बनता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम बात क्रिकेट के मैदान पर कूटनीतिक जीत की करेंगे, डिप्लोमेसी की बात करेंगे। आखिर टेस्ट शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे तो भले ही दोनों प्रधानमंत्री क्रिकेट मैदान में थे, लेकिन संदेश, मैसेज खेल की सीमा से इतर कूटनीति के मैदान तक पहुंच गया। हालांकि कांग्रेस इसे प्रधानमंत्री मोदी का सेल्फ ऑब्सेशन बता रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इसे क्रिकेट डिप्लोमेसी कह रही है। अब सेल्फ ऑब्सेशन है ये या फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आज क्रिकेट के मैदान कैसे कूटनीति का खेल खेला गया। क्रिकेट के मैदान पर कूटनीतिक साझेदारी अहमदाबाद में दिखी। भारत और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट कूटनीति, क्रिकेट का मैच आज वहां पर टेस्ट मैच होना था, वहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई है। दोनों मुल्कों के बीच में 75 साल का दोस्ती है। दोनों देशों ने अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने को सेलिब्रेट किया। मोदी के साथ ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने मैच देखते हुए फोटो भी ट्वीट की है। दोनों लोग पहले और स्टेडियम में घूमे। 9 सालों में अहमदाबाद का दौरा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 18वें राष्ट्र अध्यक्ष हैं। पिछले 9 साल में उन्होंने काम किया। एक पुराना जुमला है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक लोग खेल को अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करते रहें। कहने के लिए तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन भारत में क्रिकेट को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। क्रिकेट को लेकर कहा जाता है कि ये लोगों को जोड़ता है। तभी तो जब भी जिस सरकार को मौका मिलता है वो क्रिकेट का मंच सजाकर डिप्लोमेसी करती रही है। आइए आपको कुछ ऐसे ही वाक़ये बताते हैं, क्रिकेट और डिप्लोमेसी का क्या रिश्ता है। क्रिकेट और डिप्लोमेसी के संबंध को ध्यान कीजिए। 1987 में जयपुर में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला गया था। ये 1987 की बात है, जिसे देखने जनरल जिया उल हक पहुँचे और राजीव गांधी से वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की थी। 2005 में पाकिस्तानी टीम के साथ परवेज मुशर्रफ भी मैच देखने भारत आए थे और फिर फिरोज शाह कोटला मैदान पर मनमोहन सिंह और मुशर्रफ ने मिलकर ये क्रिकेट मैच देखा था दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर। 2011 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी राष्ट्रपति गिलानी ने साथ में देखा था। भारत में क्रिकेट डिप्लोमेसी पाकिस्तान के साथ हमेशा से चर्चा में रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के साथ इसे आजमा रहे हैं जिसका भारत के साथ 75 साल पुराना मजबूत नाता रहा है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जिसने आज़ाद भारत के साथ सबसे पहले डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम की। आइए आपको इन रिश्तों की गहराई समझाते हैं एक बार कि ये दोस्ती कितनी पुरानी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत 1941 में हो गई थी, 1941 में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दिसंबर 2022 में मुक्त व्यापार समझौता हुआ था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। इससे दोनों देशों के बीच 23 अरब डॉलर का व्यापार ड्यूटी फ्री हो गया। उस पर ड्यूटी फ्री है 23 अरब डॉलर का। ऑस्ट्रेलिया से 17 अरब डॉलर का आयात करता है भारत में इंपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से 17 अरब डॉलर का। ऑस्ट्रेलिया को 10.5 अरब डॉलर का निर्यात भारत करता है। चीन के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी में भी ऑस्ट्रेलिया अहम साझेदार है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसमें चीन को लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते। अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड के अहम सदस्य हैं, जिसको लेकर चीन परेशान होता रहा है, आपको जानकारी होगी।
देश हो या विदेश, हर जगह प्रधानमंत्री मोदी को चाहने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है। तमाम चुनौतियों के बावजूद उनकी लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी कायम है। हाल ही में अमेरिकन डाटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्टेंट ने दुनिया के नेताओं की ताज़ा अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इसमें 78% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी पहले पायदान पर नंबर 1 पर हैं, जबकि दुनिया में ताकतवर देश समझे जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 42% रेटिंग के साथ 7वें नंबर पर हैं। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस लिस्ट में टॉप 5 में कौन कौन से देश के नेता हैं। बाइडेन 7वें नंबर पर है, प्रधानमंत्री पहले नंबर पर। अप्रूवल रेटिंग देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 78%, मेक्सिको के राष्ट्रपति की 68%, स्विट्जरलैंड में 62%, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की रेटिंग भी 58% है और ब्राज़ील 5वें नंबर पर है, उनकी रेटिंग राष्ट्रपति की 50% है। ये रेटिंग हम देख रहे हैं, बाइडेन 7वें नंबर पर हैं जो 5 से बाहर हो गए हैं। नरेंद्र मोदी चाहे देश के प्रधानमंत्री हो गए हैं, लेकिन उनको लेकर लगातार गुजरात से जो लगाव है वो भी आज वैसा ही है जैसे पहले था। तभी तो मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह वो गुजरात की ब्रांडिंग करते हुए नजर आते थे और विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करते थे, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ठीक वैसा ही है। तभी तो 2014 के बाद से अब तक 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष अहमदाबाद आए हैं। आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें गुजरात में डिप्लोमेसी हो रही है। 2014 में जिनपिंग आए थे, 2018 में नेतन्याहू आए थे, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप और 2022 में बोरिस जॉनसन भी गुजरात पहुंचे थे। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री पटेल साहब भी दिखाई दे रहे हैं बोरिस जॉनसन के साथ। 2018 में नेतन्याहू थे, 2020 में डोनाल्ड ट्रंप थे और 2014 में जिनपिंग आए थे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद। पहला मौका था जब 2014 में शी जिनपिंग गुजरात पहुंचे थे और उनकी वो तस्वीरें बहुत यादगार बनी थी, बहुत चर्चा में रही थी जब वो साबरमती रिवर फ्रंट पर झूले में प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दिए थे। ये 2014 की बात है। ये चारों तस्वीरें आप देख रहे हैं, मोदी डिप्लोमेसी इन गुजरात, खासतौर से गुजरात का हम चर्चा कर रहे हैं, गुजरात की चर्चा कर रहे हैं। भारतीय विदेश नीति वैसे तो हमेशा से ही स्वतंत्र रही, आज़ाद रही है, लेकिन बीते कुछ साल में इसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिले हैं। हमने क्वाड को देखा, इसके सदस्य ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत हैं। इसके बाद हमें भारत का 3 देशों के साथ ट्राइलेटरल गठजोड़ भी दिखा, यानी मोदी सरकार 3 या 4 देशों के बीच बनने वाले छोटे ग्रुप पर फोकस कर रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी के बाद विदेश नीति में कोई बड़ा बदलाव आया है? क्या क्रिकेट कूटनीति से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे? और फिर क्या मोदी दौर में विदेशों में भारत की धाक बढ़ी है? तो आज जब क्रिकेट को लेकर क्रिकेट के मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज वहाँ थे, तो एक नई तरह की विदेश के साथ रिश्ते की शुरुआत थी। एक ऐतिहासिक डिप्लोमेसी का जो दृश्य था वहाँ दिखाई दे रहा था अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, विदेश मामलों के जो खास जानकार हैं। पूर्व राजदूत दीपक बोहरा साहब हमारे साथ होंगे, फॉरेन एक्सपर्ट डॉक्टर रघुवंश सिन्हा साहब हमारे साथ होंगे और भारत सरकार में पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब भी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिन्हा, आपका स्वागत है बहुत बहुत न्यूज़ इंडिया पर। किस तरह से आप देख रहे हैं जो आज की घटना है जब भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री क्रिकेट के थ्रू डिप्लोमेसी कर रहे थे? इस मैसेजिंग को आप कैसे देखते हैं? आप अनम्यूट कर लें सर अपने को। क्रिकेट के मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बॉस। देखिए, आज क्रिकेट के मैदान में भारत और ऑस्ट्रेलिया सबसे कड़ा मुकाबला माना जाता है। ये एशेज से भी आगे निकल गया। किसी समय में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट के मुकाबले होते थे वो बहुत एक टॉप लेवल की हुआ करते थे, मगर कुछ राजनीतिक के कारण और कुछ पाकिस्तान के अपने हालात के कारण अब हम लोग पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेल पा रहे हैं,
मगर ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हमारा क्रिकेट का रिश्ता है वो केवल घनिष्ठ फील्ड पर नहीं हो रहा है, मगर वो हमारे कूटनीति, हमारे फॉरेन पॉलिसी में और गहरा होते जा रहा है। जी। तो मेरा ये मानना है कि आज जो हम लोग अहमदाबाद में देखे हैं वो एक सिंबॉलिक है जी। कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संबंध है जी। वो गहरा है, बहुत ही फ्रेंडली है जी। और इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जी। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी, आपने बड़ा ग्राफिक भी दिखाया, जी। जितने भी नज़दीकी वो भारत के जो देश हैं उनके जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं जी। तो वो गुजरात इसलिए ले जाते हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री जो हैं वो एक पर्सनल टच भी डिप्लोमेसी में देने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली डिप्लोमेसी में पर्सनल टच का बहुत ज़्यादा प्रभाव तो नहीं होता है जी। क्योंकि वो बेसिकली आपके कैपेबिलिटी, आपके पोटेंशियल, आपके इकोनॉमिक आदान प्रदान पर निर्भर है जी। मगर बहुत हद तक ये सोने में सुहागा का रूप धारण करता है जी। और जो गहरा संबंध हम लोग का हो सकता है उसको और गहरा करता है। तो इसी का एक सिंबल आज हम लोग देख रहे हैं। जी, हमारे साथ भारत की विदेश नीति के बहुत ही अनुभवी, लंबा अनुभव रखने वाले दीपक बोहरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो उनको ज्ञान का भंडार समझता हूँ। बोहरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर रघुवंश सिन्हा कह रहे थे कि पर्सनल टच इम्पॉर्टेंट नहीं होता और कहा भी जाता है कि फॉरेन पॉलिसी सरकारें बदलने से नहीं बदलती, देश की एक नीति होती है और देश का जो चरित्र है, देश की जो ताकत है, वो विदेश नीति पर असर डालती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद एक पर्सनल टच जरूर डिप्लोमेसी में जुड़ा है और उसमें स्पोर्ट्स भी जुड़ गया है। आप इसको कैसे देखते हैं? आभारी हूं कि आपने ये मौका दिया है आपके चैनल पर शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। आपके जो दूसरे विशेषज्ञ अभी बोल रहे थे उनसे भी बहुत कुछ सीखा और फिर तो आपने मेरे गुरु शशांक जी को भी बुलाया। उनके सामने मेरी औकात नहीं है कुछ कहने की। जो कुछ मैं जानता हूं डिप्लोमेसी के बारे में उनके कदमों में सीखा है। पर्सनल डिप्लोमेसी सर, जब मैंने ज्वाइन की थी भारतीय विदेश सेवा 1973 में, तो हम लोग बहुत फॉर्मल सिस्टम यूज करते थे जिसको हम लोग हाथ मिलाते थे। ये जप्फी डालने का सिस्टम बिल्कुल नहीं था जो आज हमने फिर देखा। मैं इतना कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारी रिलेशनशिप जापान के साथ तगड़ी हुई है वो दो व्यक्तियों के कारण थी। एक का नाम था जो मारे गए हैं शिंजो आबे और दूसरे नरेंद्र मोदी। पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर उनकी आपस में नहीं बनती, जो गांधी की रिचर्ड निक्सन के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, हमारी रिलेशनशिप बहुत खराब होगी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के टोनी एबट और स्कॉट मॉरिसन दोनों के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे संबंध है। तो ऑस इंडेक्स एक्सरसाइज शुरू हो गई, वो मलाबार एक्सरसाइज में वापस आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये नया जमाना है जिसमें पर्सनल टच बहुत जरूरी है। अब चाय पीते हैं आप उसको टी डिप्लोमेसी कहिए, भोजन करते हैं आप उसको डिनर डिप्लोमेसी कहिए, हाथ मिलाते हैं हैंडशेक, वो डिप्लोमेसी आप हर चीज में जोड़ दीजिए। लेकिन हकीकत ये है सर, और ये मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ विद टोटल कॉन्फिडेंस, नरेंद्र मोदी की जो पर्सनालिटी है वो ऐसी है कि जो दूसरे विदेशी लोग आते हैं वो चाहते हैं कि इन पे भरोसा करें। इटली की प्राइम मिनिस्टर आपने सुना था जो ये मीटिंग हुई थी यहाँ पे, राइसीना डायलॉग बोली, ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड टुडे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि स्लोवेनिया की डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी उनकी बहुत तारीफ की। तो उनकी पर्सनालिटी है कि किसी को नाराज नहीं करते। अंग्रेजी में कहते हैं इंपीरियस एटीट्यूड नहीं है कि दूर रहो मैं भारत का नेता हूं। जैसे वो टिंगलिंग डिंगलिंग जो चीन का है वो तो सबको भगा देता है कि भाई मेरे सामने पहले मेरे पैर छोड़ कर मुझसे बात करो। मोदी साहब तो गले मिलते हैं, ये अंतर है। तो पर्सनल टच सर आज की डिप्लोमेसी में बहुत जरूरी। एक फाइनली बता देता हूँ, आपने जिक्र किया था कि ये ट्राइलैटरल ग्रुप्स बन रहे हैं, क्वाड तो क्वाड्रिलैटरल है, फिर इंडिया फ्रांस यूएई का बना है, फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का बना है। तो सर इन सब को देखते हुए यही कहना है कि अब ये जमाना मिनी लैटरल्स का है। मिनी लैटरलिज्म की बात हो रही है। मिनी लैटरलिज्म और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, जैसे आपने नाम भी सुना होगा सर, किसी जमाने में एक संयुक्त राष्ट्र संघ होता था, पता नहीं अभी जीवित है कि मर गया है, लेकिन वो बिल्कुल यूजलेस, कंप्लीटली यूजलेस संस्था। तो अब मिनी लैटरल जो आ रहे हैं ये सब कुछ धड़ाधड़ और I2U2 जो बनाया गया था, इन सबको आप देखेंगे बड़ी रफ्तार से ये चल रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आखिर में इतना ही कहूंगा सर, the right man in the right place
at the right time. जी सर, एक सवाल और जोड़ना चाहता हूं मैं आपसे, ऑस्ट्रेलिया को लेकर ही बात हो रही है। अक्सर डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि आपके जो निशाने हैं वो कहीं और होती हैं, आंखें कहीं और होती हैं, निशाना कहीं और होता है। ऑस्ट्रेलिया से रिलेशनशिप में बार बार चाइना का नाम क्यों आता है, मुझे समझ नहीं आती। क्योंकि हम दो देश हैं जो चाइना से पीड़ित हैं सर। 20 साल तक ऑस्ट्रेलिया बिस्तर में घुसा हुआ था चीन के साथ, बड़ा जबरदस्त रोमांस चल रहा था उनका, लेकिन फिर टाइम आया जब स्कॉट मॉरिसन बोले जो महामारी आई है पता लगाओ कि कैसे आई है। और ऑस्ट्रेलिया को याद है आपने क्या कहा, चाइना ने क्या कहा था ऑस्ट्रेलिया के बारे में, आप तो च्युइंग गम है हमारे जूते के नीचे फंसे हुए, आप गंदगी हैं, सफेद गंदगी है एशिया के, ये चीजें नहीं करते, टिंगलिंग डिंगलिंग पिंग पोंग जो भी तेरा नाम है, डिप्लोमेसी सीख। तो उनको अब खतरा है सर। जितने ऑस्ट्रेलियन से मैंने बात की वही कहते हैं हमारा नंबर 1 एनिमी चाइना है, दूसरा हमारा एनिमी आतंकवाद है। और भारत की तरफ से भी मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन आप सिमिलैरिटी खुद देख सकते हैं कौन नंबर 1 एनिमी है और उसके साथ साथ कौन दूसरा। ये स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ये आज हम देख रहे हैं। इसीलिए वो जो टिंगलिंग डिंगलिंग का जो देश है उसका नाम बार बार आता है, क्योंकि एशियन रीजन में, इंडो पैसिफिक में जो हाथी है, जो किसी की वाइल्ड एनिमल, सैवेज एनिमल, वो डिंगलिंग है। जी, वंदना जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वंदना झिंगन अमेरिका से जुड़ गई हैं। वंदना जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडियन डायस्पोरा से तो एक नए तरीके का रिलेशनशिप हमने देखा जब भी वो विदेश में होते हैं। जो बात हो रही थी कि विदेश नीति को लेकर या डिप्लोमेसी को लेकर एक पर्सनल टच, इंडियन डायस्पोरा से पर्सनल टच तो समझ में आता है, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, स्टेट हेड हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, उनके साथ पर्सनल टच कितना काम आता है? तेरी मुस्कुराहट पर कुर्बान जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो मेरे से पहले स्पीकर्स ने बताया ही है जी। एंड आप सबको बहुत बहुत शुभ प्रभात यहाँ से शिकागो से, और गुड इवनिंग पीपल इन इंडिया जी। जो बात कह रहे हैं ये बहुत सच्ची है, बट लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू टॉक लाइक द मीडिया एंगल, जिस तरह से वो बात करने लग जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज एंड ये एंड वो। अल्टीमेटली जो बात है ना, इस चीज को जिस तरह से स्ट्रेच किया जाता है इंडियन मीडिया में जी। वो इस तरह से हमारे यहाँ मीडिया में ये बात नहीं होती है, तो कभी कभी हम हंसते भी हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले जब चाइनीज में आए थे तो उनके साथ में वो स्विंग पे बैठे हुए थे इन अहमदाबाद, तो किस तरह से बात किया, हाँ जी, तो किस तरह से बात कर रहे हैं, लाइक यू नो इट इज द टैग लाइन्स ऑफ द मीडिया व्हिच स्टार्ट्स प्लेइंग, बट दे लिव ओनली शॉर्ट, दे डोंट हैव लॉन्ग लाइफ टू लिव। अल्टीमेटली इट इज द कन्वर्सेशंस, द बायलैटरल, जो दोनों आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से दैट, एंड दैट इज व्हाट इज बीन शोइंग आल्सो। मैं रात को ही देख रही थी कि हम आपके यहाँ दिन था कि किस तरह से क्रिकेट के ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करें, खाली ऑस्ट्रेलिया नहीं, अभी तो इनको न्योता है, he has an invite, a state visit to United States of America, which will be happening, I think the dates are yet to be decided, sometimes in the month of June, and because normally he comes around UN time, but this time he decided, I think he'll not be coming, so June they will be coming, and you'll be seeing his engagements, like how he interacts. But when we talk about the G20, which is India being the presidential host of it, so they had all the foreign ministers of different 20 countries, but their interaction to each other, they came in there, but like right doesn't want to talk to left and left doesn't want to talk to right, but they were still in there, they didn't refuse to come, so that itself shows, ये दिखाता है कि भारत की शक्ति क्या है जी। मैं आ रहा हूँ, बट लेकिन मतलब उनका पंगा है वो अलग है, लेकिन भारत पर ये हमने जो बहुत अच्छे से साबित भी किया है रशिया और यूक्रेन की वार में कि, और बहुत समझदारी का काम किया भारत ने कि मुझे मतलब फालतू इस चीज में पढ़ना नहीं है। तो आपकी बात को आगे लेते हुए और उसको कंक्लूड करते हुए कि जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, जो बात करते हैं, वार्मथ जो है उस दैट इज वेरी मीनिंगफुल, दैट इज वेरी मीनिंगफुल, और वो तो हमारे संस्कृति में भी है, कल्चर में भी है, दैट इज, एंड ही इज प्रूविंग टू बी like number 1 in the world, to be honest, and we are honored about that. डॉक्टर सिन्हा, एक्शन स्पीक्स लाउडर, वंदना जी कह रही हैं कि सबसे बड़ी बात ये है। जी हाँ, तो हमारे जो रिलेशनशिप हैं
ऑस्ट्रेलिया के साथ, देखिए चीन का आपने जिक्र किया जी। तो चीन से केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं जी। बल्कि चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, सभी इस तरह से धोखा खाए हैं पिछले 30-35 सालों में जी। क्योंकि सभी ने ये सोचा था कि चीन के साथ गहरे संबंध बना करके हम चीन को एक पीसफुल राइज की तरफ ले चलेंगे जी। और उनका जो एग्रेशन था, उनका जो ऐतिहासिक बहुत सारे बर्डन्स थे, ग्रीवांसेस थे, वो किसी तरह मॉडरेट हो जाएगा जी। मगर जो हम लोग पिछले 10 साल में देख रहे हैं, खास करके 2012-13 से जब से शी जिनपिंग आए हैं जी। तो बहुत देश और खास करके ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को अब ये लग रहा है कि किसी न किसी तरह से हम लोग का जो चीन के साथ एक गहरा संबंध था उसको किसी न किसी तरह से बैलेंस करना है जी। तो बैलेंस में सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव हम एक दूसरे का ही हैं। तो चीन के तरफ जो ऑस्ट्रेलिया का झुकाव था, आज ऑस्ट्रेलिया भारत की तरफ देख रहा है, केवल सामरिक दृष्टि से नहीं मगर हाँ आर्थिक दृष्टि से भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत को भी ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारे संभावनाएं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर से हो, चाहे वो फ्री ट्रेड का हो, चाहे वो इकोनॉमिक और भी दृष्टि से हो, एजुकेशन से हो। तो मैं समझता हूं कि दोनों के पास संभावनाएं बहुत है मगर दोनों को मिल करके केवल ऐलान नहीं करना चाहिए। ये एक खतरा हमेशा है। भारत के साथ कई देश को ये एक अनुभव होता है कि हम लोग अनाउंसमेंट कर देते हैं मगर हमारा मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं होता है जी। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ ये जो मौका है हमें गंवाना नहीं है। वोरा साहब, ये मौका नहीं गंवाना है। और दूसरा मैं समझना चाहता हूँ, चाइना का जिक्र सब लोगों ने कर दिया कि चाइना के साथ ऐसा क्या है कि सब लोग नाराज भी रहते हैं लेकिन दोस्ती का हाथ छोड़ना भी नहीं चाहते? क्योंकि चाइना किसी मिनी लैटरल में नहीं है, वो किसी दूसरे देश को बराबर का नहीं समझता है। उसकी रिलेशनशिप मिडिल किंगडम की है, मेरे कदम छुओ, मेरे सामने झुक जाओ और फिर मैं शहंशाह, मैं क्या कहते हैं, मैं उस्ताद और तू मेरा चमचा। ये आजकल नहीं चलता है। पहली चीज ये आपको बता दे। दूसरा सर, आपको मालूम होगा इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। ऑस्ट्रेलिया के पानी के 8 जहाज थे जो कोयला भर के चीन में लाए थे, उनको लैंड नहीं करने दिया। कुछ इंडोनेशिया में 2021-22 की बात कर रहा हूँ, कुछ इंडोनेशिया गए, वही जहाज कोयले से लदे और कुछ भारत आए। ये हाई वैल्यू हाई क्वालिटी कोयला था। सब वो शुरुआत थी उस मिनी लैटरल की, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, कि हम आपस में एक ऑल्टरनेटिव बन सकते हैं चाइना को। सर, जो चीन का सरताज है वो बेवकूफ है। वो ये समझता नहीं है कि उसके एक्शंस का रिस्पांस दूसरे देशों में क्या होता है। वो सोचता है कि जो मैं अपने लोगों को कहता हूँ मैं शहंशाह, तो सारी दुनिया को मैं ये कहूंगा, सारी दुनिया मान जाएगी। सारी दुनिया नहीं मानती। ये पहली चीज। एंड फाइनली जो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हो रहा है सर, ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ टेक्नोलॉजी है। ऑस्ट्रेलिया इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया की भारत में $20 बिलियन की है, आपने भी जिक्र किया था। इंडिया की इन्वेस्टेड ऑस्ट्रेलिया में $30 बिलियन की है। ये बढ़ता जाएगा क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया समझ चुका है कि मुझे भारत की आवश्यकता है और भारत कहता है टाइगर, इतने दिनों तक तो तूने मुझे इग्नोर किया था, अब आना चाहता, आजा गले मिल जा मेरे, मैं देखता हूँ अब मेरा दोस्त बच जा। तो आ गले लग जा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं भारत की विदेश नीति की और ऑस्ट्रेलिया भारत के संबंधों को लेकर, जो आज डिप्लोमेसी रही, क्रिकेट डिप्लोमेसी, उसको भी लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव शशांक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर रघुवंश सिन्हा साहब हैं, दीपक वोरा साहब हैं, पूर्व राजदूत, और वंदना झिंगन जी हैं अमेरिका से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान को बेहद करीब से समझने वाली। शशांक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशांक साहब, आपके साथ हम चर्चा शुरू करना चाहते हैं भारत की विदेश नीति को लेकर जो लगातार बात हो रही है। अभी बात हुई मिनी लैटरलिज्म की। ये मिनी लैटरलिज्म का क्या मतलब है सर, इसका क्या फायदा है? देखिए, ऐसा है कि मल्टीलैटरलिज्म का होता है अगर सब लोग यूएन के थ्रू अगर काम कर सकते हैं या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जी, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है जी, तो प्लूरीलैटरल टाइप की चीज चली है और उसी में मिनी लैटरलिज्म का मतलब कि कुछ देश मिलके आपस में काम कर लेते हैं जी। तो हमको मान के ये चलना है कि जिस तरीके से हम लोग पहले
नॉन अलाइन मूवमेंट के सदस्य थे, ग्रुप ऑफ 77 के सदस्य थे, लेकिन वो संस्थाएं काम नहीं कर पाई। इसी तरीके से संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, WTO, कुछ काम हो नहीं पाता है उनसे। तो हम समझते हैं कि एक तरीके से भारत जैसे देशों के लिए आवश्यक हो गया है कि विकासशील देशों की जो इच्छाएं हैं उनको पूरे तरीके से आगे ले जाया जाए, और इसमें ये भारत की जिम्मेदारी बन जाती है, खासकर इस वर्ष में जबकि हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि विकसित देशों का एक ध्येय है कि इस समय यूरोप में जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके से उसमें सब पूरे देशों को विश्व के अपनी तरफ लिया जाए। अब वो बात भारत और विश्व के और देशों के समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के समय में कोई मदद करने को तैयार नहीं था, भारत ने ही जाके सबसे ज्यादा मदद करी है। इसी तरीके से जब इकोनॉमिक इश्यूज आते हैं तब भी इसमें जो है हमने देखा है कि कोई मदद नहीं आगे आ पाती है। तो भारत के लिए आवश्यक है कि इस मसले में एक तो हम लोग अपनी तरफ से मदद करें, दूसरा हम कोशिश करें कि जो जिन हिस्सों में हमको प्लूरीलैटरल टाइप से हमको समर्थन मिल सकता है, इकोनॉमिक साइड पे, क्लाइमेट चेंज इश्यूज पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पे, फूड सिक्योरिटी पे, फ्यूल सिक्योरिटी पे, तो इन सब पे जो हम लेके आगे बढ़े और इस पर निर्णय लेना आवश्यक है। अब जो भी देश हमको मिल सकते हैं, यूरोप के भी मिलने को तैयार होते हैं, तो हम समझते हैं कि उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए। सर, इसको क्या यदि हम घर की तरह से देखें तो जॉइंट फैमिली से हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं डिप्लोमेसी में, यदि मिनीलैटरलिज्म को प्लूरलैटरलिज्म से हम जोड़ें, कनेक्ट करें तो? नहीं, हम तो चाहते हैं कि सब लोग मिल जाना चाहिए इसमें और कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि शांति बनी रहे, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस निकलते आने चाहिए, नेगोशिएशन से सब समस्याएं हल होनी चाहिए। लेकिन एक तरफ वो हमको अपना पूरा ध्येय रखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो है जहाँ कहीं भी हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना ली हम लोगों ने ऐसे समय में जबकि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बात आगे बढ़ नहीं रही थी। कुछ देशों के साथ में मिलकर हमने हाइड्रोजन एनर्जी का बनाने का कार्य किया है। तो इस तरह का जो है हमको ये छोड़ना नहीं चाहिए, यानी कि जो इस समय हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को पूरे तरीके से निभाना चाहिए। ये बाकी साउथ के जो देश हैं, विकासशील देश, वो हमारी तरफ देख रहे हैं, वो चाहते हैं कि हमारे साथ में चले, और ये अच्छी बात है कि G20 के अगले अध्यक्ष वो भी विकासशील देशों से होंगे, ब्राजील होंगे और उसके बाद भी दक्षिण अफ्रीका होंगे। तो एक तरीके से कंटिन्यूटी चल सकती है। इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ है, इंडिया और फिर आगे के देश में। सर, एक छोटी चीज़ और समझनी थी, अभी चर्चा हो रही थी पर्सनल टच की, पर्सनल टच इन डिप्लोमेसी, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? कुछ ने कहा कि ये एक्शन स्पीक्स लाउडर, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक्शन क्या लेते हैं, या पर्सनल टच जो है वो ज़्यादा चलता है? आपका इतना लंबा विदेश नीति को लेकर और विदेश संबंधों के लिए बड़ा अनुभव है आपका भारत सरकार में भी। नहीं, देखिए, शीर्ष स्तर पर तो हम मानते ये हैं कि प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, विदेश मंत्री हों, उस स्तर पर तो जो बात वो डायरेक्टली करेंगे उसका बहुत असर होता है। लेकिन साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि हमको अपने देश की भी कैपेबिलिटीज़, उनके जो हमारे जो भी हम अनुभव हैं, जो भी हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे, तो वो हमको आगे, उसको भी आगे बढ़ाना चाहिए। वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाली बोलने से और जबकि हमारी अपने कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ी हैं तो उससे फायदा नहीं होता है। तो हमको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने इकोनॉमिक पावर हो, सोशल हमारे वेलफेयर हो, जो हम विदेश के देशों को भी मैसेज दे सकते हैं अपना, कल्चरल यूनिटी का, सोशल वेलफेयर का, इन सब चीज़ों का, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात चलती रही है, वन फैमिली वन अर्थ, इस तरह की बात चलती रही है, तो वो हमको आगे बढ़ाना चाहिए उस तरीके से, वो भी करना चाहिए। और हमारे जो अगर विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री अगर तेजी से बात आगे रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जी, वोरा साहब, आपसे समझना चाहता हूँ इस बात को कि प्रधानमंत्री बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं हमारे यहाँ पर, क्या आपको लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन हम विदेश नीति के तौर पर प्रधानमंत्रियों के बदलने पर करते हैं?
विदेश नीति भारत की, जैसा मेरे गुरु शशांक जी ने कहा है, किसी इंडिविजुअल पे निर्भर नहीं रहती, लेकिन इंडिविजुअल का असर उस पे पड़ता है। ये कंसेंसस हमारे देश में बन चुका है कि इस टाइप की होनी चाहिए और ज्यादा या कम पर्सनल रिलेशनशिप पे डिपेंड है। छोटा सा उदाहरण, शशांक सर, फॉरेन सेक्रेटरी साहब, यू विल रिमेम्बर दिस, जब मिसेस गांधी 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स गई थी, निक्सन से मिली कहने के लिए कि भाई अब मना करो पाकिस्तान को, तो कहते हैं सर, जो मैंने नोट्स देखे हैं कि 15 मिनट के बाद बर्फ जम रही थी हवा में, क्योंकि ना निक्सन उनकी बात सुन रहा था ना मिसेस गांधी उसको जो समझाने की कोशिश करेगी। फिर निक्सन बोला, मैं आपको आपकी गाड़ी तक छोड़ के आई हूँ, तो वो बोली कि मुझे मालूम है कौन सा रास्ता, मैं खुद चली जाऊंगी। तो इस टाइप की रिलेशनशिप बहुत खराब हो गई, आपको मालूम है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो हमारी डेवलपिंग रिलेशनशिप है उसकी बहुत उन्होंने अहमियत इस बात को दी है कि पर्सनल इक्वेशन बन जाए। कोई समस्या होती है सर, फॉरेन सेक्रेटरी साहब ये जानते हैं, इन्होंने मुझे आदेश भी दिए हैं इन द पास्ट, भाई दीपक फोन उठाओ, उस आदमी से बात करो, तुम्हारा दोस्त है, ये कर दे। हमने फोन उठाया और ये बात हो जाती है, क्योंकि ये पर्सनल रिलेशनशिप होती है। तो ऐसा भी बहुत जरूरी होता है डिप्लोमेसी के अंदर। लेकिन सर ऐसा भी तो हुआ कि नदी किनारे सावन के झूले पड़े और खूब झूल लिए और उसके बाद रेतीला समंदर था। अब झूलना नहीं चाहिए था या झूलना चाहिए था, इसका निर्णय आपका लिया। डॉक्टर सिन्हा, एक चीज समझना चाहता हूं कि ये पॉलिटिकल सवाल है कि कांग्रेस ने आज कहा कि जो आज हुआ अहमदाबाद में स्टेडियम में, वो प्रधानमंत्री जी का सेल्फ ऑब्सेशन है। ये शब्द ज्यादा कड़ा है। देखिए, ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि विदेश नीति पर इस तरह का पोलराइज्ड पॉलिटिक्स हो। कोई विदेश में जाकर के भारत के बारे में बोले, या जब हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आए तो कोई इस तरह की बातें करे जिससे कि लगे कि जैसे हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखा रहे हैं। देखिए, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और वो जो भी कर रहे हैं वो कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं देश के लिए। तो ये जो आपने पर्सनल टच की बात कही, मोदी जी में यही एक खासियत है कि जितना भी पॉसिबिलिटी है, जितना भी संभावनाएं हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो सभी चीज को निचोड़ देते हैं भारत के लिए, चाहे उसमें थोड़ा ही हो पर्सनल टच में। हम लोग सभी जानते हैं कि पर्सनल टच का बहुत दूरगामी कोई उसका असर नहीं होता है, मगर जरूर होता है। तो ये जो कहना कि वो अपने लिए कर रहे हैं, उनको नीचा दिखाना, मैं ये समझता हूँ एक बड़ा ही दुर्भाग्य एक फेज आ गया है हमारे देश में, जब फॉरेन पॉलिसी पर हम लोग राजनीति करने पर उतारू हो गए। ठीक है वंदना जी, बात हुई विदेश धरती की। आजकल बहुत चर्चा हो रही है कि विदेश की धरती पर हम लोग हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान की सरकार की आलोचना करते हैं। तो एक तो ये समझना है कि विदेश की धरती पे सच बोलना मना है, ऐसा है। दूसरी बात जो लोग कहते हैं कि सरकार को देश मान लेना, ये कहाँ तक जायज़ है कि सरकार की आलोचना की और आपने कहा आप देश की आलोचना कर रहे हैं। सबसे पहली बात, देखिए, एक बात आप सबको समझना होगा, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो है, उसमें इक्का दुक्का लोग कोई जाके रूम रेंट करके वहाँ पे बोलना शुरू करें, जा कर के मैं भी बोल सकती हूँ, और आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है, आप उसको कवर करें और आप बोलें कि हमने ऑक्सफोर्ड जा कर के हमने ये एड्रेस किया है। सो दिस इटसेल्फ इज़ वेरी मिसलीडिंग, नंबर वन। और दूसरी बात, मैं तो अमेरिका में रहती हूँ, भारत में जन्मी हूँ, तो भारत के साथ जो हमारा रिश्ता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, उस ज़मीन से, उस मिट्टी से। हैरानी सिर्फ इस बात की होती है और दुख भी आता है, मुझे तो क्रोध होता है, मैं सबसे दुख से ज़्यादा, क्योंकि अब दुख का समय नहीं है कि आप किस तरह से इस देश में ऑपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स हैं, मतलब घर के अंदर जो है, चलो भाई जो आपके बेडरूम की, आप उसको जस्ट प्राइवेट बातों को आप जा करके अपने लिविंग रूम में जाके डिस्कस करें, एंड देन यू आर गोइंग इन योर पार्क आउटसाइड एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट माय ब्रदर वाज सेइंग एंड व्हाट माय सिस्टर वाज सेइंग। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड। दिस शुड बी डिस्कस्ड विद इन। जब बात आती है पार्लियामेंट में अंदर बात करने की, वहां तो बात किया नहीं जाता।
वहां तो दे हैव वॉक आउट, या वो जोड़ो तोड़ो यात्रा में चले जाते हैं इतने दिन. हाउ कुड दैट बी दैट यू आर लाइक डूइंग दिस व्हेन द मींस योर सेशन इज ऑन, टू बी ऑनेस्ट. ये जो बात है, दिस इज नॉट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी हो चुका है. तो इस चीज को बट लेकिन हम जब यहाँ बैठ के देखते हैं, अब मैं इसको कह नहीं सकती कि हाउ कुड दैट बी, बिकॉज आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक के पास ही है. ये जो आजकल शब्द आ गए ना, ह्यूमन राइट्स, अभिव्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन लाइक फ्रीडम, सो दैट बिलोंग्स टू एवरीबॉडी. दिस इज नॉट सेलेक्टिव. ठीक है, आई कैन नॉट जस्ट डू दैट एंड डू इट. शशांक साहब, टू सी विद बोथ आईज ओपन. That is not happening. That is very disgraceful, to be very honest. और हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो हमको हैरानी होती है. अब चाहे यहाँ पे भी दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मींस लाइक डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैं, they will be talking about within the American, but they will not be talking about कि बाइडन की जाकर के कोई बुराई करने लग जाएगा, कि बाहर जाकर के कमरा लेकर के IIT दिल्ली में एक रिपब्लिकन सेनेटर. That will not happen. That is only. शशांक साहब, आप इसमें क्या जोड़ना चाहते हैं, पहली बात. और दूसरा सवाल जो बहुत कांग्रेस बार बार उठाती है और विपक्षी पार्टी भी उठाते हैं कि एक नया ट्रेंड हमने बना लिया है कि यदि सरकार की आलोचना की जाए तो उसे हम देश की आलोचना बना देते हैं. देखिए, पहले ज़माने में सोशल मीडिया नहीं होता था जी, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया की जिम्मेवारी होती थी जी कि वो जो भी अच्छी न्यूज़ ठीक होनी चाहिए वो लोगों को उसके बारे में सूचित करें जी. अब दोनों ने अपनी जिम्मेदारी, एक तो सोशल मीडिया बहुत बढ़ गया है और दूसरा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पीछे हट गया है जी. और एक तरीके से मैं कहूँगा कि अब सबके लिए मौजूद है, सबके ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं भी जाके आप बोलिए, और जितना आपके पास सोशल मीडिया को कंट्रोल करने का पॉसिबिलिटी है जी, आप उससे ज़्यादा अपने को बताइए कि साहब ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यू पॉइंट है और इसी को समझना चाहिए. तो मैं समझता ये हूँ कि ये हमारी नए ज़माने का एक नया तरीका निकला है जी. इसको हम पूरे तरीके से, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो शायद इसको पूरे तरीके से अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं या कैसे हल करा जाए इस मामले को, क्योंकि हम सोचते थे कि लोकतांत्रिक प्रणाली में या तो चुनावों के समय या संसद के अंदर बैठकर या जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं 3 पिलर्स या 4 पिलर्स डेमोक्रेसी के, तो वो आपस में मिलजुल कर जो है अपने को ठीक से जो है स्थायी शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाएं. लेकिन अब चूंकि इस तरह के, मैं कहूँगा, अस्थिरता का वातावरण बन गया है और ऐसा लगता है कि कई पॉलिटिकल पार्टी सोचती हैं कि जो चुनाव के समय और चुनाव के बाद में भी हमको अपने पोजीशन को आगे बढ़ाते जाना है और कोशिश करनी है कि हर प्रकार से सरकार के खिलाफ काम करें. तो ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है एक तरीके से, लेकिन मेरे ख्याल से एक हमको सोच समझ के चलना चाहिए कि अगर देश को आगे बढ़ना है और देश की जो जिम्मेदारी है और देशों के साथ में, उसको हम किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं. अब इसके लिए क्या कंसेंसस निकल सकता है भारत के अंदर और विश्व के अंदर, वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए भी एक हम लोगों को G20 जैसे फोरम्स में या जो ब्रिक्स के फोरम है या और फोरम्स में इसके बारे में बात करनी चाहिए. जी सर, ये जो शब्द आज आया, कांग्रेस ने आलोचना की, आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? सेल्फ ऑब्सेशन प्राइम मिनिस्टर के लिए. देखिए, बात हमारी हुई है कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ में मिल रहे हैं जी, तो ये मीडिया के लिए आवश्यक हो जाता है कि उसको दिखाए जी. अब उसको किस तरीके से देखा जाता है, सेल्फ ऑब्सेशन या ऑब्सेशन ऑफ द मीडिया करके दिखाया जाए जी. अब प्रधानमंत्री नहीं करेंगे जी ये काम, तब वो कहेंगे कि साहब प्रधानमंत्री बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं जी, पीछे रहते हैं जी. तो मैं समझता ये हूँ कि जरा एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं जी, और उसमें क्रिटिसिज्म करना बहुत आसान हो जाता है जी. लेकिन जो जिम्मेदारियाँ होती हैं नेतृत्व की, वो उनको निभानी ही पड़ती हैं जी. दीपक वोरा साहब, फाइनल कमेंट आपसे समझना चाहता हूं. आपने शशांक जी को कहा, उनकी अनुपस्थिति में भी कहा कि मेरे गुरु रहे. मेरे लिए तो विदेश नीति में आप दोनों ही लोग गुरु हैं. आप समझाइए ये सब क्या है, क्या मामला? क्या कौन सा क्या मामला है सर? ये एक तो कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लंदन से पता चलता है, और दूसरा दिल्ली में पता चलता है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड प्राइम मिनिस्टर है. अच्छा, अब जो आपने एक शहर का नाम लिया है वो शायद ब्राजील के पास है ना? मैंने नाम नहीं सुना उस शहर का जहाँ पे इन्होंने जाके कुछ कह दिया है. और फिर ये कहना कि सेल्फ ऑब्सेशन है. सर, ही इज द
कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी साहब, आप ही ने मुझे ये सिखाया था। जब वो कुछ कहते हैं, हम ही ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है। जब वो मुझे आदेश देते हैं, कुछ कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं सर। मैं क्वेश्चन नहीं करता, हर चीज में मैं रेफरेंडम नहीं करता। अगर मुझे शशांक साहब ऑर्डर देते हैं कि भाई मैं सूडान में राजदूत था तो जाके ये करो, मैं नहीं कहूंगा पहले एक रेफरेंडम करो देश के अंदर, मैं जाके समझूं, उसका नतीजा मैं देखूं। सो ही इज द मैन हु हेड्स द गवर्नमेंट। जो वो करते हैं वो देश के हित में करते हैं, देश के हित में करते हैं। वंदना जी, छोटा सा कमेंट आपका भी, फिर डॉक्टर साहब का भी एक छोटा सा कमेंट लेते हैं लास्ट में। नहीं, ये बात जो बोली गई है कि बिकॉज आपको इस बात को सोचना पड़ेगा, सरकार मतलब लाइक ही बिलोंग्स टू द नेशन, ही इज हेड ऑफ द कंट्री। और जिसकी सब जगह दुनिया में तारीफ होती है, अपने ही यहाँ पे जो इक्का दुक्का है, हैंडफुल, इन लोग को और कोई काम नहीं है। Why are not they becoming the part of the progress that India is going through? Why they are not taking participation, active participation, कि हमारा भारत कल कहाँ था, आज कहाँ है। तो जो पॉजिटिव साइड है वहां जाने के बजाय ये लोग नेगेटिविटी में ही हमेशा लगे रहते हैं। जब कुछ भी, अब आप बताइए, क्रिकेट की जहां तक बात है, वी ऑल नो दैट कॉमनवेल्थ कंट्रीज डू प्ले अ क्रिकेट, एंड दीज थिंग्स लाइक यू नो व्हाट, जो अंदर कमरे की बात है वो तो एक्शन है। अब ये जो आपने देखा कि आप बोलेंगे अब इसमें ये शुरू हो जाएंगे, यही आप डिबेट करेंगे, आपके मेन स्ट्रीम चैनल वाले वो किस तरह से गोल घूम रहे थे, दिस विल बी द टॉपिक फॉर 3-4 दिन, फिर भूल जाएंगे। वंदना जी, मुझ पे नाराज होने के बजाय हम क्या करें, जो बात होती है उसी पर चर्चा कर सकते हैं। नहीं, आपकी बात नहीं, मैं जो कह रही हूँ, बिकॉज हम लोग जब यहाँ बैठते, वी वांट टू हैव समथिंग लाइक यू नो व्हेन इंडिया इज मूविंग टुवर्ड्स, व्हाई कांट वी डिस्कस दैट। डॉक्टर सिन्हा, फाइनल कमेंट आपका, बहुत कम है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा 2-3 पॉइंट। एक कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो भी वो कर रहे हैं देश के लिए कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री मोदी सब दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरे भी आएंगे। तो आज इस तरह से आलोचना करना, प्रधानमंत्री का पोस्ट को गिराना, मैं ठीक नहीं समझता हूँ। और मोदी जी का सबसे बड़ा चीज ये है कि उन्होंने इतना ऊर्जा, इतना एनर्जी डिप्लोमेसी में डाला है, हमने तो नहीं देखा है पिछले कई सालों से। अब इस पर विवाद हो सकता है, इस पर डिबेट हो सकता है, उसका क्या आउटकम है, मगर इतना ऊर्जा शायद हमने तो नहीं देखा है पिछले 30-35 ठीक है। वोरा साहब, आपको जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल वक्त नहीं है मेरे पास, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एब्सोल्युटली टुडे ही रिप्रेजेंट्स इंडिया। वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पूरी दुनिया भारत की इज्जत करती है और नरेंद्र मोदी की इज्जत करती है। परिणाम आप खुद निकाल सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक वोरा साहब, शशांक जी, डॉक्टर रघुवंश सिन्हा और वंदना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। प्रधानमंत्री देश के हैं, ये बात कुल मिलाकर है। उनकी किस तरह से चर्चा की जा सकती है। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या मोदी दौर में विदेशों में भारत की धाक बढ़ी है। इस पर 72% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 28% लोग इसके पक्ष में नहीं है। यानी 72% लोग समझते हैं कि थोड़ा सा धाक जो है हमारी बढ़ी है हिंदुस्तान की दुनिया के दूसरे देशों के सामने। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। आज का शब्द है खेल। आप समझ रहे होंगे हम बात करेंगे किसी गेम की, बात किसी गेम की, किसी खिलाड़ी की, लेकिन ये गेम वाला खेल नहीं है। ये खेल खेलने वाला नहीं, खेल करने वाला खेल है, और इसे अंजाम देते हैं राजनीति के माहिर खिलाड़ी। किसी आम आदमी के लिए क्या महत्वपूर्ण है? अरे हमारे साहब का वहाँ जलवा देखा, विदेश में उनका क्या स्वागत हुआ। अरे जब वहाँ के पीएम आए तो कैसे उनको पलकों पर बिठाया। देख रहे हो कि चीन पाकिस्तान को भारत की चुनौती है, वगैरह 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 वगैरह। लेकिन असल शब्दों में कहा जाए तो ये कूटनीति का खेल है, डिप्लोमेसी का। अगर चीन पाकिस्तान दुश्मन होते तो व्यापार क्यों हो रहा होता? अगर अमेरिका से इतनी नज़दीकी होती तो वो पाकिस्तान को क्यों हथियार सप्लाई करता? अगर रूस इतना बात मानता तो अब तक युद्ध थम गया होता। ग्लोबलाइजेशन के दौर में हर देश एक दूसरे पर निर्भर है। किसी के पास तेल है तो किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग और लेबर नहीं है, किसी के पास मशीनरी है तो ऑपरेटर नहीं है, तो कहीं लेबर है तो बिजनेस नहीं है। तभी तो अंदर खाने कुछ दिखाया जाता है और असल में तस्वीर कुछ और होती है, और इसी को कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी का खेल। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।